नमस्कार दोस्तों, गायत्री अकादमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, 24 नवंबर को, 24 अक्टूबर को, 24 सितंबर को। आंसर 24 दिसंबर को। अब देख लेते हैं व्याख्या। देश में उपभोक्ताओं के महत्व, उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस भी कहा जाता है और यह उस दिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जब 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। आपको बता दें कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ताओं को 6 बुनियादी अधिकारों की गारंटी देता है। अब अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? वर्ष 1955, वर्ष 1970 से 71, वर्ष 1981 से 82, वर्ष 1983। आंसर वर्ष 1955। व्याख्या। कुष्ठ रोग को प्राथमिक अवस्था में पहचान कर शीघ्र पूर्ण उपचार करने के उद्देश्य से वर्ष 1955 में सरकार ने राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था ताकि संक्रामक रोगियों का शीघ्र उपचार कर संक्रमण की रोकथाम की जा सके। वर्ष 1982 से मल्टी ड्रग थेरेपी की शुरुआत के बाद देश से कुष्ठ रोग के उन्मूलन के उद्देश्य से वर्ष 1983 में इसे राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम NLEP के नाम से संचालित किया गया है। लेप्रोसी या कुष्ठ रोग एक जीर्ण संक्रमण है जिसका असर व्यक्ति की त्वचा, आँखों, श्वसन तंत्र एवं परिधीय तंत्रिकाओं पर पड़ता है। अब अगला प्रश्न, पानी कब नहीं पीना चाहिए? नाश्ते के बाद, दोपहर में खाने के बाद, रात में खाने के बाद, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या। खाने को पचाने में करीब 2 घंटे लगते हैं। इस बीच पानी पीने का असर डाइजेशन पर पड़ता है, इसलिए हर बार खाने के तुरंत बाद पानी पीने का सबसे खराब समय है, यानी कि नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद या फिर रात के खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। बेहतर पाचन क्रिया और पेट के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि खाने के दौरान और उसके 40 मिनट तक आपको पानी पीने से बचना चाहिए। अगर रात में 10 बजे सोते हैं तो 9 बजे के बाद पानी बिल्कुल भी ना पिएं। अब अगला प्रश्न, एक स्त्री को प्रतिदिन थायमीन की आवश्यकता होती है? 1 से 1.5 मिलीग्रा, 1 से 2 मिलीग्रा, 1 से 2.5 मिलीग्रा, 1 से 4.5 मिलीग्रा। आंसर 1 से 1.5 मिलीग्रा। अब देख लेते हैं व्याख्या। एक स्त्री को प्रतिदिन 1 से 1.5 मिलीग्रा थायमीन की आवश्यकता होती है। 19 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों के लिए अनुशंसित आहार में प्रतिदिन 1.2 मिलीग्राम थायमीन होना चाहिए, जबकि समान आयु सीमा वाली महिलाओं के लिए प्रतिदिन 1.1 मिलीग्राम है। गर्भावस्था और स्तनपान के लिए मात्रा प्रतिदिन 1.4 मिलीग्राम तक बढ़ जाती है। हालांकि इसकी मात्रा प्रेग्नेंट महिला की उम्र पर भी निर्भर करता है। अगर जुड़वा या 3 बच्चे हैं तो आपकी थायमीन की ज़रूरत और बढ़ जाएगी। विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी रोग हो सकता है। अगला प्रश्न, भोज्य पदार्थ के ऊर्जा मूल्य को मापने का यंत्र है? आपकी कैलोरीमीटर, बम कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, स्पाइरोमीटर। आंसर बम कैलोरीमीटर। व्याख्या। भोज्य पदार्थ के ऊर्जा मूल्य को मापने का यंत्र बम कैलोरीमीटर है। एक बम कैलोरीमीटर दहन प्रक्रिया के दौरान जारी या अवशोषित गर्मी को मापता है, जिसे कैलोरी या जूल की मात्रा में व्यक्त किया जाता है। कैलोरी और जूल ऊर्जा की इकाइयाँ हैं, इसलिए एक बम कैलोरीमीटर किसी पदार्थ के भीतर ऊर्जा की मात्रा गर्मी के संदर्भ में मापता है। बम को ऑक्सीजन से चार्ज करने के बाद नमूना प्रज्वलित किया जाता है और गर्मी बम के आसपास पानी की ज्ञात मात्रा में फैल जाती है। पानी के तापमान में परिवर्तन को नोट करके कैलोरी की परिभाषा लागू करके भोजन के ऊर्जा मूल्य की गणना की जा सकती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10 से 18 साल के लड़कों को रोजाना औसत 60 ग्राम प्रोटीन और 600 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। 10 से 18 साल के लड़कों को रोजाना औसतन 45 मिलीग्राम जबकि लड़कियों के लिए 30 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत होती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2,
केवल 1 और 2, ना तो 1 और ना ही 2। आंसर केवल 1 और 2। व्याख्या। प्रश्नगत दोनों कथन सही हैं। हर आयु वर्ग के लोगों में पोषक तत्व की आवश्यकता अलग अलग हो सकती है। जैसे 10 से 18 साल के लड़कों को रोजाना औसतन 2400 किलो कैलोरी, जबकि इसी आयु वर्ग की लड़कियों को औसतन 2000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि 10 से 18 साल के लड़कों को रोजाना औसत 60 ग्राम प्रोटीन और 600 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है, जबकि इसी आयु वर्ग की लड़कियों के लिए रोजाना ही प्रोटीन आवश्यकता 58 ग्राम और कैल्शियम की आवश्यकता 600 मिलीग्राम होती है। 10 से 18 साल के लड़कों को रोजाना औसतन 45 मिलीग्राम, जबकि लड़कियों के लिए 30 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत होती है। इसके लिए नट्स, हरी पत्तेदार सब्जियों, अंडे, रेड मीट, फाइटरिक फलों और मछलियों का सेवन किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न। 10 से 12 वर्ष की अवस्था में कितने ग्राम प्रतिदिन दाल की आवश्यकता होती है? 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम, 100 ग्राम। आंसर 70 ग्राम। व्याख्या। वर्ष 10 से 12 की आयु वर्ग वाले व्यक्ति को 70 ग्राम प्रतिदिन दाल की आवश्यकता होती है। दाल प्रोटीन, फाइबर और आयरन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए हेल्दी जीवन के लिए हर दिन 1 कटोरी दाल आवश्यक है। प्रोटीन को हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी तत्व माना जाता है। प्रोटीन सेल्स को रिपेयर करने के साथ ही कोशिकाओं के निर्माण में भी मदद करता है। दालों में फाइबर, विटामिन बी, मैग्नीशियम, जिंक और पोटेशियम पाया जाता है। यह सारे पोषक तत्व शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही ये खनिज, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और पाचन क्रिया में मददगार फाइबर से युक्त होती है। अब अगला प्रश्न। शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? जल, वसा, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। आंसर जल। व्याख्या। जल शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन के अनुसार समान परिवेश में पुरुषों को 3.7 लीटर और महिलाओं को 2.7 लीटर पानी रोजाना पीना चाहिए। पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो सकता है, दिल की सेहत पर बुरा असर पड़ता है, यूरिन इन्फेक्शन, कब्ज, इंडाइजेशन की समस्या बढ़ जाती है। अगला प्रश्न। शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है? मेडुला ओब्लांगेटा, पश्च मस्तिष्क, थैलेमस, इनमें से कोई नहीं। आंसर इनमें से कोई नहीं। अब देख लेते हैं व्याख्या। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस आकार में एक बादाम के आकार जैसा होता है। यह मानव मस्तिष्क के केंद्र में मौजूद है। यह शरीर का ताप नियंत्रक केंद्र होता है। यह एक जटिल थर्मोस्टेट तंत्र द्वारा शरीर के ताप को लगभग 37 सेल्सियस के आसपास बनाए रखता है। अब अगला प्रश्न। 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है? 4.6 कैलोरी, 6.9 कैलोरी, 5.7 कैलोरी, 9.1 कैलोरी। आंसर 9.1 कैलोरी। अब देख लेते हैं व्याख्या। वसा के प्रत्येक ग्राम में 9 कैलोरी होती है, जबकि 1 ग्राम वसा जलती है तो यह 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। कार्बोहाइड्रेट के प्रति ग्राम में 4 कैलोरी होती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 कैलोरी ऊर्जा होती है। विटामिनों से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि ये ऊर्जा के स्रोत नहीं होते। अब अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर को, 16 मार्च को, 28 जून को, 21 मई को। आंसर 21 मई को। अब देख लेते हैं व्याख्या। दुनिया भर में चाय उत्पादक देश वर्ष 2005 से 15 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की पहल पर 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर 2019 को एक संकल्प प्रस्ताव पारित कर 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया गया। अतः अब हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को जानने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य चाय के इतिहास, उत्पादन, खपत और स्वास्थ्य लाभों सहित चाय के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन वैश्विक चाय के महत्व को प्रतिबिंबित करता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2005 में नई दिल्ली में मनाया गया था। अगला प्रश्न। पोषण संबंधी समस्या होती है? पेलाग्रा, बेरी बेरी,
प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, रिकेटस। आंसर प्रोटीन कैलोरी कुपोषण। व्याख्या, पोषण संबंधी समस्या प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से होती है क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वयस्क पुरुष को हर दिन 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जबकि एक महिला को 46 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन अपने शारीरिक वजन के प्रति किलोग्राम के हिसाब से 0.8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, अगर वजन 60 किलोग्राम है तो प्रतिदिन कम से कम 48 ग्राम 60 × 0.8 प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ के अनुसार महिलाओं को प्रतिदिन 2000 कैलोरी और पुरुषों को 2500 कैलोरी का सेवन अवश्य करना चाहिए। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मधुमेह का लक्षण है? भूख का बढ़ना, अधिक प्यास लगना, पॉलीयूरिया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1, 2 और 3। आंसर 1, 2 और 3, भूख का बढ़ना, अधिक प्यास लगना और पॉलीयूरिया। अब देख लेते हैं व्याख्या। अत्यधिक भूख लगना, अचानक वजन कम होना, हाथों या पैरों में झुनझुनी। पॉलीयूरिया, थकावट, कमजोरी, शुष्क त्वचा, घावों का धीरे धीरे भरना। अत्यधिक प्यास लगना, विशेष रूप से रात में बहुत अधिक पेशाब आना। संक्रमण, बालों का झड़ना। डायबिटीज टाइप 2 के समान लक्षण हैं। वहीं टाइप 1 डायबिटीज में लोग मतली, पेट दर्द, उल्टी जैसे लक्षण भी महसूस करते हैं। आपको बता दें कि अग्नाशय या पैनक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन या बिल्कुल नहीं बना पाता तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इसलिए मधुमेह सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। ग्लूकोज चीनी मुख्य रूप से भोजन और पेय पदार्थों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट से आता है। यह शरीर की ऊर्जा का स्रोत है। अब अगला प्रश्न, उम्र के हिसाब से 19 से 64 साल के बीच की उम्र वाले लोगों को हर दिन कितना पानी पीना चाहिए? 0.5 से 1 लीटर के बीच, 1.5 से 2 लीटर के बीच, 2 से 3 लीटर के बीच, 3 से 5 लीटर के बीच। आंसर 2 से 3 लीटर के बीच, ऑप्शन सी। व्याख्या, पानी की ज़रूरत व्यक्ति की आवश्यकता उसके वजन और जलवायु जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है, लेकिन उम्र के हिसाब से 19 से 64 साल के बीच की उम्र वाले लोगों को हर दिन 2 से 3 लीटर तक पानी का सेवन करना चाहिए। हालांकि यूएसए नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन के अनुसार समान परिवेश में पुरुषों को 3.7 लीटर और महिलाओं को 2.7 लीटर पानी रोजाना पीना चाहिए। पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो सकता है, दिल की सेहत पर बुरा असर पड़ता है, यूरिन इन्फेक्शन, कब्ज, इंडाइजेशन की समस्या बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल, खनिज लवण। आंसर कार्बोहाइड्रेट। शरीर में कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। शरीर में सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा ऊर्जा प्रदान करता है। हालांकि कार्बोहाइड्रेट यानी कार्ब्स एक तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये आपके शरीर में ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने का काम करता है, लेकिन शरीर में कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये वज़न बढ़ाने का काम करती है और कम हो जाए तो कमजोरी आने लगती है। अब अगला प्रश्न, संतुलित आहार प्रभावित होता है शारीरिक क्रियात्मक से, आयु से, स्वास्थ्य से, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी, शारीरिक क्रियात्मक से, आयु से और स्वास्थ्य से। व्याख्या, प्रश्नगत सभी से संतुलित आहार प्रभावित होता है। संतुलित आहार आपकी पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है। एक विविध संतुलित आहार पोषक तत्वों की कमी से बचने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, बीमारियों को रोकता और उनका उपचार करता है। अब अगला प्रश्न, संपूर्ण आहार है? सब्जियां, दूध, दालें, फल। आंसर दूध। दूध एक संपूर्ण आहार है क्योंकि उससे शरीर को विभिन्न पोषक तत्व प्राप्त होते हैं यथा वसा, ऊर्जा, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण तथा विटामिन उपस्थित होते हैं। जिस आहार में प्रोटीन, विटामिन सब कुछ उचित मात्रा में हो और दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही, फल, सलाद आदि पौष्टिकता से भरपूर आहार संपूर्ण आहार माना जाता है।
अब अगला प्रश्न, भारत में कुपोषण के कारण है गरीबी, मिलावट, आदतें, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी, गरीबी, मिलावट और आदतें। व्याख्या, भारत में गरीबी, मिलावट, आदतें आदि कुपोषण के कारण हैं। आर्थिक असमर्थता, बेरोजगारी और गरीबी भी कुपोषण के कारण बन सकते हैं, क्योंकि इससे आर्थिक स्थिति में विस्तार और आर्थिक सामर्थ्य में कमी होती है, जिससे खाद्य संसाधनों की उपलब्धता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कम मात्रा में भोजन करने पर कुपोषण विकसित हो सकता है। कम आय वाले लोगों में भोजन की कमी बहुत आम है। अगला प्रश्न, कैल्शियम का अच्छा स्रोत है आलू, गेहूँ, अंडा, गन्ना। आंसर अंडा। अंडे में कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन की मौजूदगी हड्डियों से जुड़ी बीमारियों के जोखिम को भी कम कर सकता है। दूध और इसके उत्पाद, दालें, सोयाबीन, हरी पत्तीदार सब्जियां, नींबू जाति के फल, सार्डिन, मटर, फलियां, मूंगफली, वाटनट, सिंघाड़ा, सूर्यमुखी के बीज इस खनिज के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमने में उपयोगी विटामिन है विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी। आंसर विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में उपयोगी विटामिन के है। विटामिन के वसा में विलेय विटामिन है, जो मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण करने के लिए जरूरी होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर को, 16 मार्च को, 8 जून को, 21 मई को। आंसर 8 जून को। विश्व ब्रेन ट्यूमर अर्थात मस्तिष्क आबोध दिवस एक वार्षिक वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है, जो ब्रेन ट्यूमर के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 8 जून को मनाया जाता है, ताकि इस जानलेवा बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। ट्यूमर कोशिका में एक अनावश्यक वृद्धि है। यह ट्यूमर घातक, कैंसर या फॉर्म गैर कैंसर युक्त हो सकते हैं और शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क के किसी भी हिस्से में देखा जाने वाला ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर प्राथमिक या द्वितीयक हो सकते हैं। प्राथमिक ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क में उत्पन्न होता है, जबकि द्वितीयक ब्रेन ट्यूमर शरीर के अन्य भागों में उत्पन्न होता है और मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। यह दिवस पहली बार 8 जून 2000 को जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन ने ब्रेन ट्यूमर रोगियों और उनके परिवारों को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न, एक औसत बच्चे को कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 1500 किलो कैलोरी, 1300 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी, 1800 किलो कैलोरी। आंसर 1300 किलो कैलोरी। व्याख्या, एक औसत बच्चे को 1300 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ के अनुसार उम्र, लिंग, आकार और गतिविधि स्तर के आधार पर हर किसी को हर दिन अलग अलग मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि एक औसत वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 2000 से 2800 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। बच्चों की कैलोरी आवश्यकता व्यापक रूप से भिन्न होती है। एक औसत बच्चे को एक दिन में 1200 से 1400 किलो कैलोरी की आवश्यकता हो सकती है, जबकि मध्यम रूप से सक्रिय किशोरों को प्रतिदिन 2000 से 2800 किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न उपचारात्मक आहार है। बच्चों को दिया जाने वाला आहार, रोगी को दिया जाने वाला आहार, संपूर्ण आहार, कम कैलोरी युक्त आहार। आंसर रोगी को दिया जाने वाला आहार। वह आहार जो रुग्णावस्था में किसी व्यक्ति को दिया जाता है ताकि वह जल्दी सम्पन्न हो सके, यह सम्पन्न भोजन का संशोधित रूप होता है। इसे उपचारात्मक आहार कहते हैं। आपको बता दें कि चिकित्सीय आहार एक भोजन योजना को संदर्भित करता है जो कुछ खाद्य पदार्थों या पोषक तत्वों के सेवन को नियंत्रित करता है। चिकित्सीय आहार के कुछ सामान्य उदाहरणों में स्पष्ट तरल आहार, कम वसा वाला आहार, उच्च फाइबर आहार आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न विटामिन ए की कमी से होता है टाइफाइड, बेरी, रक्त लापता, रतौंधी। आंसर रतौंधी। शरीर में विटामिन ए की कमी से रतौंधी और आँख के सफ़ेद हिस्से में धब्बे की समस्या हो सकती है। कम विटामिन ए वाला आहार लेने से या अवशोषण या लीवर विकार की वजह से विटामिन ए की कमी हो सकती है। रतौंधी एक शुरुआती लक्षण है। आखिर में नेत्रहीनता हो सकती है। आँखें, त्वचा और अन्य ऊतक सूख जाते हैं और क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।
अब अगला प्रश्न, कुपोषण का अर्थ क्या है? अल्पपोषण, अतिपोषण, भूखमरी, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। अल्पपोषण, अतिपोषण और भूखमरी। व्याख्या, अल्पपोषण, अतिपोषण, भूखमरी आदि कुपोषण के लक्षण हैं। कुपोषण का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना, यही कुपोषण है। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। कुपोषण प्रायः पर्याप्त संतुलित आहार में अभाव में होता है। अब अगला प्रश्न, स्टार्च अधिकतम पाया जाता है? चावल में, पालक में, पत्ता गोभी में, दूध में। आंसर चावल में। चावल में स्टार्च की सबसे अधिक मात्रा होती है। स्टार्च एक रंगहीन, गंधहीन बहुलक है जो पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है। यह ग्लूकोज मोनोमर्स से बना एक बहुलक है जो पॉलीसेकेराइड्स बनाने के लिए एक साथ जुड़ता है। स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत चावल, गेहूँ, दालें और जड़ वाली सब्जियाँ हैं, जिनमें प्रमुख रूप से स्टार्च विद्यमान रहता है। अब अगला प्रश्न, किस पोषक तत्व के शरीर निर्णात्मक कार्य होते हैं? जिंक, वसा, प्रोटीन, विटामिन। आंसर प्रोटीन। प्रोटीन के शरीर निर्णात्मक कार्य होते हैं। प्रोटीन प्रमुख पोषक तत्वों में से एक है और इन्हें भोजन के शरीर निर्माण खंड भी कहा जाता है। प्रोटीन में संरचनात्मक और कार्यात्मक अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन मानव शरीर द्वारा विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। प्रोटीन के शरीर में प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं। प्रोटीन शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जा सकता है और शरीर में सभी कोशिकाओं का प्रमुख संरचनात्मक घटक है। इसमें शरीर के अंग, बाल और त्वचा भी शामिल हैं। अब अगला प्रश्न, लैक्टोज उपस्थित होता है? चीनी, दूध में, तेल में, सोयाबीन में। आंसर दूध में। व्याख्या, लैक्टोज दूध में उपस्थित होता है। लैक्टोज एक कार्बनिक यौगिक है। इसका स्वाद मीठा होता है। लैक्टोज एक डिसैकेराइड्स अथवा एक चीनी है जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज सब यूनिट से बनी होती है और इसका आणविक सूत्र C12H22O11 होता है। आपको बता दें कि लैक्टोज वजन के हिसाब से दूध का लगभग 2 से 8% बनाता है। इसे एक हल्के मीठे स्वाद के साथ सफ़ेद पानी में घुलनशील गैर हिड्रोस्कोपिक ठोस है। लैक्टोज एक एंजाइम है। माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है, वहीं गाय, भैंस और बकरी जैसे पशुओं के दूध में थोड़ी कम होती है। अब अगला प्रश्न, आहार नियोजन महत्वपूर्ण है भोजन की गुणवत्ता के लिए, मेनू में बदलाव के लिए, पौष्टिक तत्वों की उपलब्धि के लिए। उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। अब देख लेते हैं व्याख्या, भोजन की गुणवत्ता, मेनू में बदलाव और पौष्टिक तत्वों की उपलब्धि के लिए आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। आहार नियोजन का अर्थ पर्याप्त पोषण प्रदान करने की योजना बनाना है। आहार नियोजन पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित खाद्य पदार्थ चुनने का ही अभ्यास नहीं है, अपितु यह आकर्षक तथा मज़ेदार आहार बनाने से भी संबंधित है और भोजन स्वादिष्ट तथा सुवास युक्त होना चाहिए। आहार की योजना बनाना अपने आप में एक कला और विज्ञान है। अगला प्रश्न, आयोडीन का स्रोत है? नमक, प्याज, दूध। उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। नमक, प्याज और दूध। व्याख्या, सफ़ेद नमक, प्याज, दूध को आयोडीन का स्रोत माना जाता है। आलू में आयोडीन पाया जाता है। यह आयोडीन का प्राकृतिक स्रोत है। बिना छीले आलू को पकाकर या उबालकर सेवन करने से 60 माइक्रोग्राम आयोडीन मिलता है। यद्यपि सभी प्रकार के आलू में आयोडीन पाया जाता है, लेकिन जैविक आलू को आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। रोस्टेड आलू को आयोडीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। रोस्टेड आलू के छिलके में आयोडीन, पोटेशियम और विटामिन पाया जाता है। सेंधा नमक में आयोडीन का अभाव होता है। अब अगला प्रश्न, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 1 मार्च को, 1 जून को, 1 मई को। आंसर 1 जून को। डेयरी उद्योग को पहचानने और दूध से मिलने वाले लाभों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 1 जून को विश्व दूध दिवस अथवा वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने वैश्विक भोजन के रूप में
दूध के महत्व को पहचानने और इस दिशा में डेयरी क्षेत्र के नियंत्रण प्रयासों का जश्न मनाने के लिए 2001 में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। यह दिवस पहली बार 1 जून 2001 को मनाया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय दुग्ध या दूध दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर को, 26 नवंबर को, 26 अक्टूबर को, 21 मई को। आंसर 26 नवंबर को। व्याख्या, भारत हर साल 26 नवंबर को भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के रूप में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाता है, जिन्हें भारत का मिल्कमैन भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना और लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करना है। पहला राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था। अगला प्रश्न, एक औसत पुरुष को कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 2500 किलो कैलोरी, 2300 किलो कैलोरी, 2000 किलो कैलोरी, 1800 किलो कैलोरी। आंसर 2500 किलो कैलोरी। ऑप्शन ए। व्याख्या, प्रायः शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा को किलो कैलोरी या किलो जूल में व्यक्त किया जाता है। एक औसत पुरुष को प्रतिदिन 2500 किलो कैलोरी जबकि एक महिला को 2000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ के अनुसार 26 से 45 वर्ष के बीच के मध्यम सक्रिय पुरुषों को 2600 किलो कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। सक्रिय पुरुषों अर्थात जो एक दिन में 5 किलोमीटर तक चलते हैं को प्रतिदिन 2800 से 3000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि वहीं 19 से 25 वर्ष के बीच के पुरुषों को प्रतिदिन 2800 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है और 46 से 65 वर्ष के बीच के पुरुषों को 2400 किलो कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। 66 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को 2200 किलो कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होगी। अब अगला प्रश्न, शरीर में लौह लवण का कार्य है लाल रक्त कणों का निर्माण करना, हृदय की धड़कन का नियंत्रण करना, जल संतुलन प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना। आंसर लाल रक्त कणों का निर्माण करना। ऑप्शन ए। लौह तत्व का मुख्य कार्य खून के प्रमुख घटक लाल रक्त कणों का निर्माण करना है। आहारीय लौह की आवश्यकता लाल रक्त कोशिकाओं का हीमोग्लोबिन बनाने के लिए होती है। फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए भी यही सहायक होती है। अगला प्रश्न, प्रोटीन का सर्वश्रेष्ठ शाकाहारी स्रोत है? हरी सब्जियां, दालें, फल, जड़ वाली सब्जियां। आंसर दालें। व्याख्या, वैसे तो दालें प्रोटीन का सर्वश्रेष्ठ शाकाहारी स्रोत है, लेकिन शाकाहारियों को पनीर, टोफू, फलियों अर्थात लेज्यूम, मटर, साबुत दालों, हरी पत्तेदार सब्जियों, ब्रोकोली आदि से प्रोटीन मिल सकता है। आपको बता दें कि मूंगफली, काजू, बादाम आदि मेवे शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भी भरपूर होते हैं, जबकि मांस, मछली, अंडा, दूध एवं यकृत प्रोटीन के अच्छे मांसाहारी स्रोत हैं। पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न, अधिकतर एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के, वसा के, खनिज लवण के, कार्बोहाइड्रेट के। आंसर प्रोटीन के। एंजाइम ज़्यादातर प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम एक या अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में एक साथ जुड़े अमीनो एसिड से बने प्रोटीन होते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो एसिड के इस क्रम को प्राथमिक संरचना कहा जाता है। एंजाइम अमीनो अम्ल से बने होते हैं। अगला प्रश्न, मछली का एक अच्छा स्रोत है अमीनो अम्ल का, ओमेगा 3 वसीय अम्ल का, खनिज लवण का, उपरोक्त सभी। आंसर ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। व्याख्या, मछली प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6, असंतृप्त वसा, आयोडीन, विटामिन डी, कैल्शियम आदि भी प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। विभिन्न मछली प्रजातियों में विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा भिन्न होती है। अगला प्रश्न, हरी सब्जियां होती हैं रक्षात्मक भोज्य पदार्थ, ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, वृद्धि संबंधी भोज्य पदार्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ।
हरी सब्जियां सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ होती हैं। विटामिन और खनिजों से भरपूर खाद्य पदार्थों को सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहा जाता है। इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमें विभिन्न बीमारियों से बचाते हैं। आपको बता दें कि विटामिन और खनिज सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, हालांकि वे स्वस्थ शरीर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इन आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए सब्जियों, विशेष रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों और फलों का सेवन करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम, बीटा कैरोटीन एवं विटामिन सी का व विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। हरी सब्जी हमें पाचन शक्ति को मजबूत करने के साथ ही कई महत्वपूर्ण बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है। अब अगला प्रश्न, दैनिक आहार आधारित होना चाहिए, स्वाद पर, भोज्य समूहों पर, गृहिणी की रुचि पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर, भोज्य समूहों पर। दैनिक आहार भोज्य समूहों पर आधारित होना चाहिए। एक स्वस्थ आहार से फल, सब्जियां, फलियां जैसे दालें और बीन्स, नट्स और साबुत अनाज जैसे असंसाधित मक्का, बाजरा, कई गेहूं और भूरे चावल शामिल हैं। आपको बता दें कि स्वस्थ भोजन ऊर्जा बढ़ाता है, शरीर के कार्यों के तरीके में सुधार करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और वजन बढ़ने से रोकता है। संतुलित आहार पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। संतुलित आहार पोषक तत्वों की कमी से बचने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। अब अगला प्रश्न है, अनाज का अच्छा स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, खनिज लवण का, विटामिन का। आंसर, कार्बोहाइड्रेट का। अनाज कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। अनाज ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर का महत्वपूर्ण स्रोत है। अनाज के उदाहरणों में गेहूं, जई, किनोआ, मक्का, ज्वार आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि ब्रेड, अनाज और पास्ता समूह कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है। ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता जैसे खाद्य उत्पाद स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। वे विटामिन और खनिजों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को, 14 मार्च को, 14 जून को, 14 मई को। आंसर, 14 जून को। व्याख्या, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस अर्थात विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यह हर साल 14 जून 1868 को कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोगों को ब्लड डोनेशन को लेकर जागरूक किया जाता है। इस दिन रक्तदाताओं की मुख्य भूमिका होती है क्योंकि वे आवश्यक व्यक्ति को जीवन रक्षक रक्तदान करते हैं। इसे पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज द्वारा 14 जून 2004 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, एक औसत महिला को कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 2500 किलो कैलोरी, 2300 किलो कैलोरी, 2000 किलो कैलोरी, 1800 किलो कैलोरी। आंसर, 2000 किलो कैलोरी। व्याख्या, एक औसत महिला को प्रतिदिन 2000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ के अनुसार 26 से 50 वर्ष की मध्यम सक्रिय महिलाओं को प्रतिदिन लगभग 2000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। चूँकि सक्रिय महिलाओं अर्थात जो प्रतिदिन लगभग 5 किलोमीटर तक चलती हैं, उन्हें प्रतिदिन 2200 किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी। 20 के उम्र की शुरुआत में महिलाओं को अपने वजन को प्रबंधित करने के लिए अधिक लगभग 2200 किलो कैलोरी प्रतिदिन या उससे अधिक की आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को कम कैलोरी लगभग 1800 किलो कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, संतृप्त वसीय अम्ल है, पामटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल, ब्यूटीरिक अम्ल, उपरोक्त सभी। आंसर, उपरोक्त सभी। व्याख्या, प्रश्नगत तीनों अम्ल संतृप्त वसीय अम्ल हैं। संतृप्त वसीय अम्ल का मतलब है कि वसीय अम्ल के सभी बंधन हाइड्रोजन या अन्य कार्यात्मक समूहों से संतृप्त हैं। पामटिक एसिड की खोज एडमंड फ्लेमी ने 1840 में सैम्पोनीफाइड पाम तेल में की थी। यह इसके उत्पादन के लिए प्राथमिक औद्योगिक मार्ग बना हुआ है, जिसमें ताड़ के तेल में ट्राइग्लिसराइड्स वसा को उच्च तापमान वाले पानी द्वारा हाइड्रोलाइज किया जाता है और परिणामी मिश्रण को आंशिक रूप से आपूर्त किया जाता है।
स्टेरिक एसिड 18 कार्बन श्रृंखला लंबाई वाला एक संतृप्त मोनोबैफिक एसिड है। आपको बता दें कि स्टेरिक एसिड पामटिक और मिरिस्टिक एसिड के साथ स्टेरिक एसिड का मिश्रण है। शेवरूल ME नामक एक वैज्ञानिक ने 1823 में अपने वफा अध्ययन में स्टेरिक एसिड फार्मूला 18 कार्बन परमाणु की खोज की थी। ब्यूटेरिक एसिड का उत्पादन एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा चीनी के किण्वन के अंतिम उत्पाद के रूप में किया जाता है, जिसे पहली बार 1861 में पास्चर द्वारा खोजा गया था। ब्यूटेरिक एसिड में 4 कार्बन परमाणु होते हैं। यह एक संतृप्त फैटी एसिड है और यह उप समूह का सदस्य है और इसे संक्षेप में 6 कार्बन परमाणुओं द्वारा श्रृंखला फैटी एसिड के रूप में जाना जाता है। ब्यूटेरिक एसिड एक प्रकार का रंगहीन तरल फैटी एसिड है। अगला प्रश्न, कौन एक विटामिन नहीं है? थायमीन, सोडियम, नियासिन, रिबोफ्लेविन। आंसर सोडियम। व्याख्या, सोडियम विटामिन नहीं है। सोडियम अत्यंत सक्रिय तत्व है जिसके कारण वह मुक्त अवस्था में नहीं मिलता, बल्कि यह यौगिक के रूप में स्थानों में मिलता है। आपको बता दें कि सोडियम क्लोराइड अथवा नमक इसको सबसे सामान्य यौगिक है। जब खून में सोडियम की कमी हो जाए तो बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ने लगती है और इससे सूजन होने लगती है। सूजन के कारण कई तरह की परेशानियां होती हैं, यहाँ तक इससे जीवन भी जोखिम में पड़ सकता है। आपको बता दें कि सोडियम की गंभीर कमी होने के कारण व्यक्ति कोमा में जा सकता है। सोडियम शरीर को फ्लूइड का संतुलन समान बनाए रखने में मदद करता है। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो सकता है कमजोरी, मोटापा, मधुमेह, दंत क्षरण। आंसर कमजोरी। कार्बोहाइड्रेट की कमी से कमजोरी हो सकता है। जब पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है तो रक्त में शर्करा का स्तर सामान्य सीमा 70 से 99 मिलीग्राम बटे DL से नीचे गिर जा सकता है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। फिर शरीर ऊर्जा के लिए वसा जलाना शुरू कर देता है, जिससे कीटोसिस हो जाता है। आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट की वजह से दिमाग सेरोटोनिन नाम के हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। अगर हम पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना कम कर दें तो सेरोटोनिन की आपूर्ति कम होने की वजह से डिप्रेशन जैसी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर ऊर्जा के लिए मसल्स को बर्न करना शुरू कर देता है। अगला प्रश्न, टोकोफेरॉल क्या है? एक रोग का नाम, विटामिन E का नाम, प्रोटीन का प्रकार, वसा का प्रकार। आंसर विटामिन E का नाम। विटामिन E जिसे टोकोफेरॉल या अल्फा टोकोफेरॉल भी कहा जाता है, एक पोषक तत्व है जो मनुष्यों में प्राथमिकता से अवशोषित और संचित होता है। आपको बता दें कि टोकोफेरॉल विटामिन E का रासायनिक नाम है और यौगिक का रासायनिक सूत्र C29H50O2 है। यह वनस्पति तेलों से प्राप्त होता है। विटामिन E की कमी से प्रजनन क्षमता कम हो सकती है। अगला प्रश्न, साधारण शर्करा है सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, फैक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, फैक्टोज, स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज। आंसर सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ऑप्शन ए। व्याख्या, सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 3 सामान्य प्रकार की शर्करा है जो अलग अलग तरीके से अवशोषित होती है और शरीर पर थोड़ा अलग प्रभाव डालती है। सुक्रोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो कई पौधों में पाया जाता है और फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जैसे 2 शर्करा से बना होता है। ग्लूकोज एक साधारण शर्करा है जो हर समय रक्त प्रवाह में मौजूद रहता है। शरीर में ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करता है। यह शरीर द्वारा उत्पादित मुख्य शर्करा है। शरीर प्रोटीन, वसा और सबसे बड़े हिस्से में कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाता है। आपको बता दें कि फ्रुक्टोज मुख्य रूप से सेब और नाशपाती जैसे फलों में पाया जाता है, लेकिन कुछ सब्जियों जैसे प्याज और लाल मिर्च के साथ साथ शहद, चुकंदर और गन्ने में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न, आवश्यक अमीनो अम्ल है लाइसिन, ग्लाइसिन, अलेनिन, प्रोलीन। आंसर ग्लाइसिन। व्याख्या, वेलिन, ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथायोनिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन व थ्रियोनिन आदि आवश्यक अमीनो अम्ल हैं।
आवश्यक अमीनो अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जीवों द्वारा शरीर को संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात अमीनो अम्ल जिन्हें शरीर द्वारा संश्लेषित या उत्पादित नहीं किया जा सकता है और आहार संपूरक से प्राप्त किया जाता है, आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित या संश्लेषित होते हैं और आहार संपूरक के रूप में नहीं लिए जाते हैं, उन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। हमारा भोजन शरीर नहीं है, प्रकृति पर, संस्कृति पर, धन पर, आयु पर, आंसर संस्कृति पर। हमारा भोजन संस्कृति पर निर्भर नहीं है, जबकि संस्कृति भोजन को प्रभावित करती है। लोग भोजन पैटर्न के माध्यम से अपने सांस्कृतिक या जातीय समूह से जुड़ते हैं। भोजन का उपयोग अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के साधन के रूप में किया जाता है। विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग अलग अलग खाद्य पदार्थ खाते हैं। अगला प्रश्न है, हरी पत्तेदार सब्जियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, एंथोसायनिन, कैरोटीनॉयड, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर क्लोरोफिल। व्याख्या, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। क्लोरोफिल एक वर्णक है जो पौधों को उनका हरा रंग प्रदान करता है। पौधों में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल में क्लोरोफिल के अणु होते हैं। जब सूर्य की किरणें इन पर पड़ती हैं तो ये लाल और नीली तरंगदैर्घ्य वाली किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन हरे रंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। हरित लवक पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। धन्यवाद। गायत्री अकादमी आप सभी को व्याख्यान देखने के लिए आभार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।